नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। सर, आपसे निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। मैं उस रेजोल्यूशन को आपके सामने पढ़ूंगा। The Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, resolved to commemorate and honor the sacrifices of countless individuals who valiantly resisted the emergency and its attempt at subversion of the spirit of Indian Constitution. A subversion which began in 1974 with a heavy-handed attempt at crushing the Navnirman Andolan and Sampoorn Kranti Abhiyan. To mark the occasion, a 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. The Union Cabinet paid tributes to their exemplary courage and valiant resistance to the emergency's excesses. The year 2025 marks 50 years of the Samvidhan Hatya Divas, an unforgettable chapter in the history of India where the constitution was subverted, the republic and democratic spirit of India was attacked, federalism was undermined, and fundamental rights, human liberty and dignity were suspended. The Union Cabinet reaffirmed that the people of India continue to repose unflinching faith in the Indian Constitution and the resilience of the country's democratic ethos. It is as important for the young as it is for the old to draw inspiration from those who resisted dictatorial tendencies and stood firm to defend our Constitution and its democratic fabric. India, as the mother of democracy, stands as an example of preserving, protecting, and safeguarding constitutional values. Let us, as a nation, renew our resolve to uphold our constitution and its democratic and federal spirit. ये रेजोल्यूशन आज भारत के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में रखा गया कैबिनेट में और आपके साथ इसका टेक्स्ट शेयर करेंगे। मैं साथियों उसके बाद में कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उस पर आता हूँ। आज 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकेंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5,940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। इन तीनों विषय पे मैं डिटेल में आता हूँ। साथियों, पुणे आज देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ के रूप में उभरा है और बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, एजुकेशन हब है, R&D का बहुत बड़ा हब है, बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर। महाराष्ट्र में सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। वहाँ के अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक तरीके से रिजुविनेट करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। आपने देखा है कुछ ही समय पहले कैबिनेट के कई निर्णयों में पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर्स और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर्स और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड।
सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे आईटी हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो ऑपरेशनल लाइन्स है, लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 नॉर्थ और साउथ का कॉरिडोर है, लाइन 2 ईस्ट और वेस्ट का कॉरिडोर है। अगर आप देखेंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ और साउथ के कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर, ये दो लाइन 1 और लाइन 2 33 किलोमीटर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें आगे लाइन 1 का जो एक्सटेंशन कुछ समय पहले अप्रूव किया गया था स्वारगेट से कटराज, ये वाला नीचे वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो लाइन 1 का, इसका कंस्ट्रक्शन अभी तेजी से चल रहा है। और एक और अप्रूव किया गया था बहुत कुछ ही समय पहले, लाइन 1 का नॉर्थ में जो एक्सटेंशन है पीसीएमसी, ऊपर देखोगे आप एकदम टॉप में पीसीएमसी, पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ से निगडी तक वो लाइन करीब 4.4 किलोमीटर की कुछ समय पहले अप्रूव हुई थी। लाइन 3 बन रही है, आप ये रेड कलर में देख रहे हो, जो ये कंप्लीट पीपीपी में बन रही है, 23.2 किलोमीटर्स की लाइन। आज जो अप्रूव हुआ है लाइन 2 का एक्सटेंशन, जो आप राइट हैंड साइड में देखोगे, वो अप्रूवल हुआ है 2A और 2B, यानी वेस्ट में और ईस्ट में दोनों तरफ लाइन 2 का एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है, जिससे कि लाइन 2 और एक्सटेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे और पुणे के सभी शहर निवासियों को, सभी वहाँ पे जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, सभी निवासियों को इसका बेनिफिट मिले। ये बेसिकली 2A जो वेस्ट में दिख रहा है, वनाज टू चांदनी चौक 1.12 किलोमीटर्स है, और जो ईस्ट में दिख रहा है 11.63 किलोमीटर्स है, रामवाड़ी टू वाघोली विठलवाड़ी। कंप्लीट पुणे मेट्रो अगर हम देखें, ये पुणे का पूरा एरिया है। इसमें लाइन 1 ये नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करने वाली, लाइन 2 ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने वाली, और इसके एक्सटेंशंस जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों कॉरिडोर्स को आगे लेके जाते हैं, और ये पीपीपी वाली लाइन 3। ओवरऑल एंटायर पुणे शहर का एक अच्छा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का इससे मॉडल बनेगा, जो कि पुणे की ग्रोथ को कई वर्षों तक सपोर्ट करेगा। और बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है, एनवायरमेंटल बेनिफिट है, बहुत अच्छा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, और टोटल नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री होएगा, विच विल बी कंपेरेबल टू द लार्ज सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, इन सब के बराबर होते होते 80 किलोमीटर्स का नेटवर्क बनेगा। आप जानते हैं कि इन 11 वर्षों में देश में मेट्रो का बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। 2014 से पहले मात्र 5 शहर थे जिसमें मेट्रो थी, आज 24 शहर है जिसमें मेट्रो है। मेट्रो का नेटवर्क जहां 248 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर्स था, आज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा 1036 किलोमीटर्स हैं। करीब करीब दुनिया में टॉप 3 लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क्स में भारत की गिनती होने लगी है। डेली राइडरशिप 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है मेट्रो नेटवर्क में। दैट्स अ वेरी बिग चेंज बिकॉज दैट रियली इम्प्रूव्स पीपल्स लाइव्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, एनवायरमेंटल लोड कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होते हैं, और ट्रैफिक का जो कंजेशन होता है शहर में वो कम होता है। ट्रैफिक के कंजेशन के कारण जो ह्यूमन ट्रेजेडी आती है कई बार एक्सीडेंट्स के रूप में, वो कम होती है। इसीलिए मेट्रो का एक्सपेंशन मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक मेथोडिकल वे में इन 11 वर्षों में किया है। इन 11 वर्षों के काम में जो पिछला 1 वर्ष है, उस 1 वर्ष के काम में हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और यंग जनरेशन के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। ये 1 साल की समरी है, करीब करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स लिए गए, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। मेट्रो है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, रेलवेज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, रोपवेज हैं। ये कंप्लीट उसकी एक समरी है। जैसा हर कैबिनेट में कुछ न कुछ ऐड होके आपके साथ में समरी रखी जाती है, ये वही समरी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोड कम होता है,
कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होती है। इसीलिए अब तक इस एक वर्ष में 4,61,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं कैबिनेट में। मैं साथियों आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है झारिया कोल फील्ड। झारिया कोल फील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झारिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। उस फायर के इंसिडेंस के कारण वहाँ पे रहने वालों के लिए तकलीफ है। कई बार जमीन में से आग निकल के आती है। बहुत एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में पहले एक मास्टर प्लान बना था। उसमें कई तरह के सुधारों की ज़रूरत थी और इन पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई, 77 से कम होकर 27 पे आई। और जो स्टेबलाइज करना था 595 साइट्स में से 39 साइट्स स्टेबलाइज हुई। अब तक की जो लर्निंग रही उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि ये झारिया का नक्शा है। अगर आप देखें झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झारिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती है। तो ये सब्सिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब जो आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए, और जो लोकल नॉलेज है जो वहाँ के निवासियों ने वर्षों से जो नॉलेज गेन की है उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सॉल्यूशन लेके आ सके। पहला ये। दूसरा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और तीसरा, जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें। और चौथा, राज्य सरकार और वहाँ के बाशिंदे, उस एरिया में रहने वाले, धनबाद के झारिया के उस एरिया में रहने वाले जो निवासी हैं, जो परिवार हैं, उन सबको एक साथ, उन सबको साथ लेके, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के, उनकी जीवन शैली के साथ जुड़ के, उनकी ज़रूरतों को समझ के कंप्लीट मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जाएगा। वो इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं अब तीसरे आज के निर्णय पे आता हूँ। भारत विश्व में दूसरे नंबर का आलू का उत्पादक है। आलू में शक्कर मतलब पोटैटो और स्वीट पोटैटो, आलू और शक्करकंद दोनों मिला के वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया भर में पहचान भी है भारत की। अब इस पहचान को एक साइंटिफिक तौर पे करके किस तरह से बेटर जर्म प्लाज्म डेवलप हो, किस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल साइंटिफिक रिसर्च का उपयोग करें, फूड प्रोसेसिंग को कैसे हम सुधारें, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगरा, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके ज़मीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहाँ पे
केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और व्हीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में कई सारे निर्णय लिए गए अब तक, उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। साथियों, इन 3 निर्णय और पहले रेजोल्यूशन के साथ ही साथ आज एक बहुत ही शुभ दिवस भी है। आज एक्शियम 4 मिशन, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी, आज इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। तो भारत की कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक रेजोल्यूशन पास किया है। वो रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ूंगा। हम सबके लिए गौरव का दिन है ये। वी वेलकम द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द स्पेस मिशन carrying astronauts from India, Hungary, Poland and the US. The Indian astronaut group captain Shubhranshu Shukla is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes, hopes and aspirations of 1.4 billion Indians. The cabinet wishes him and other astronauts all the success. धन्यवाद साथियों। मैं प्रश्न लूंगा। हमारे पास करीब 10 मिनट है प्रश्न। तो फर्स्ट रो से किसी को पूछना है? सेकंड रो से, लेफ्ट से आप रुक जाइए, पहले सेकंड रो देख ले। सेकंड रो से कोई? नोबडी इज देयर। ओके, थर्ड रो से आप पूछिए। अच्छा, ये सेकंड रो से आप पूछ रहे हैं, पूछिए। 39। सर हेलो, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर। संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है सर। आपने मेट्रो की बात की, बहुत अच्छे मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, ट्रेन भी टाइम पे चलती है, एवरीथिंग इज ओके। पर अभी कुछ समय से देखा गया, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर दिल्ली मेट्रो स्टेशंस, वहाँ इतने सारे फूड जॉइंट्स बन रहे। कैबिनेट की बात करो, कॉन्फ्रेंस नहीं है। हाँ, अरुण जी। My question is that what is the expected increase in the ridership of second metro phase 1 and the total timeline for the completion? नंबर आप माइक 6,000 पे जो शुरुआत होगी 2000 जब ये बनेगा 29 में, और इट विल रैंप अप टू 4 lakhs in 2057. नेक्स्ट थर्ड रो आप पूछ रहे थे। हाँ बताइए। लक्ष्मण सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये है कि अलग अलग मंत्रालयों के कई विभाग हैं जिनके ऊपर स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस पर लगने वाला लेट फी काफी बकाया है। कैबिनेट में जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपके सामने रख लिया। आज वैसे पुणे मेट्रो के उपलक्ष्य में आज वड़ा पाव, अच्छा, वड़ा पाव और पाव भाजी है। सर, मैं अमय साठे, आई एम एडिटर ऑफ sarkaritel.com. सर, आई एम फ्रॉम पुणे, आई हेल फ्रॉम पुणे एंड मैं अभी 2 दिन पहले ही पुणे में था। सर, पुणे की मेट्रो तो बहुत लाजवाब बनी है, पर सर आप जब एक्सपेंशन कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है पुणे में इज अ लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मेट्रो स्टेशंस पे कहीं पे भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। चलिए, दैट्स वन सजेशन फॉर यू। नोटेड, थैंक यू। इधर लेफ्ट से त्वेश। Hi sir, I'm Tvesh from Economic Times. Sir, regarding the decision on Jharia, जो 2009 का मास्टर प्लान था उसका सर कितना बजटरी एलोकेशन था, और जो आपने आज मास्टर प्लान अप्रूव करा है ये आप लोग कब तक अचीव करने का सोच रहे हैं? आज वाला प्रोजेक्ट करीब अभी वाला से 3 साल का है। 3 साल का है। The first phase is for 3 years. In the original first phase allocation 2009 7,112. That was the allocation. 7112. 269 इधर लेफ्ट से, राइट से, लेफ्ट से।
हाय सर, मेरा नाम अन्वेश रथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सर, झरिया मास्टर प्लान पे मेरा सवाल है। सर, झरिया में से 77 जो क्रिटिकल साइट्स थे, उसमें से 27 जो है उसको डाउज ऑफ कर दिया गया है। तो फर्स्ट फेज में क्या बाकी के ये रिमेनिंग है? और दूसरा पार्ट ये है सर, जो टोटल रिहैबिलिटेशन का था उसमें 3,39,065 हाउसेस बनाने थे, जिसमें से 2,68,000 बन चुके थे बट रिमेनिंग वर देयर। तो फर्स्ट फेज में क्या यही है कि इसके सिवाय कुछ एडिशन भी है? करीब करीब जितना काम बच गया है वो सारा फर्स्ट फेज में प्राइमरीली कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज में एक लॉन्ग टर्म काम है। मोस्टली देखो इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। इसमें टेक्नोलॉजीज करीब करीब 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। पहला है ट्रेंचिंग, सेकेंड है सैंड डाउजिंग, थर्ड है नाइट्रोजन इंसर्शन इन दी एरियाज जहाँ पर इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इंसर्शन से वहाँ पे आग का जो प्रभाव होता है वो कम होने लगता है। इस तरह से कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिन टेक्नोलॉजीज़ का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा, जिससे कि आगे कभी ये प्रॉब्लम रिकर ना हो। तो फर्स्ट फेज में मोस्टली रिहेबिलिटेशन का और फायर डाउजिंग का जो काम बचा हुआ है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज में इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम किया जाएगा। From that side, anybody on third row? Fourth row? किसी आज को और सिर्फ कोई लेफ्ट question है? क्वेश्चन पूछ रहा, राइट नहीं क्वेश्चन पूछ रहा कोई भी। किसी को और प्रश्न पूछना है या ख्याल से बड़ा पाव का असर है। थैंक यू। खत्म। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।